दो बहुओं वाली सास। सरस्वती के दो बेटे हैं। बड़े बेटे राम की शादी रज्जू से हुई है और छोटे बेटे श्याम के लिए लड़की देखने का सिलसिला जारी है। एक दिन रज्जू की माँ का फोन आता है और उसकी सास फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ फोन पर रज्जू की माँ लीलावती बोलती है। हेलो समधन जी, मैं लीलावती बोल रही हूँ, रज्जू की माँ। अरे नमस्कार समधन जी, कैसी हो? बहुत दिनों के बाद याद किया आज। यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, बस मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। अगर बुरा न मानो तो एक बात बोलूं? अरे कैसी बात कर दी आपने समधन जी, आपकी बात का बुरा क्यों मानना, बोलिए बोलिए। मेरी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ पर मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। क्या आप रज्जू को कुछ दिन के लिए मेरे पास भेज सकती हैं? ठीक है, हम रविवार को रज्जू को छोड़ जाएंगे। इतना कहकर सरस्वती फोन काट देती है और अपनी बहू को आवाज लगाती है। रज्जू, ओ रज्जू, जल्दी यहाँ आना तो। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अभी तुम्हारी माँ का फोन आया था, उनकी कुछ दिन से तबीयत खराब है, वो तुम्हें बुला रही है। राम को फोन करके कह दे कल की 2 ट्रेन की टिकट करा देगा, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। इतना सुनते ही रज्जू राम को फोन करके सारी बात बताती है और 2 टिकट के लिए बोल देती है। शाम को खाने के टेबल पर सब रज्जू के जाने की बात करते हैं। तब रज्जू का देवर श्याम कहता है, भाभी आज बहुत खुश लग रही हो, मायके जाने की इतनी खुशी, उफ। खुश क्यों ना हो देवर जी, कितने दिन बीत गए अपनी माँ से मिले, और इस बार तो मैं 1-2 महीना रह कर ही आऊंगी। जब आपका मन करे तभी आना। अच्छा एक बात तो बताओ, वहां से क्या लाओगी मेरे लिए? देवर जी, कहो तो देवरानी ले आओ। वैसे भी सभी घर वाले चाहते हैं कि आपकी जल्दी से शादी हो जाए। श्याम शर्मा जाता है और चुप हो जाता है। इतने में राम कहता है, रज्जू, तुमने जाने की सारी तैयारी तो कर ली है ना? कपड़े तो रख लिए ना? थोड़े गर्म कपड़े भी रख लेना, वहां ठंड होगी, और जल्दी आने की कोशिश करना। ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी बस। अगली सुबह दोनों जाने की तैयारी करने लगी। राम उन्हें स्टेशन छोड़कर घर वापस आता है। कुछ घंटों बाद रज्जू और सरस्वती गांव पहुंच जाते हैं। रज्जू अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, कितनी कमजोर हो गई हैं आप। अब बेटा क्या ध्यान रखूं, उम्र भी तो हो गई है, ये बीमारियां तो लगी रहेगी। बहन जी आइए आइए बैठिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भी यहाँ आई। अगले दिन सरस्वती अपने घर वापस जाने लगती है तो लीलावती से कहती है, बहन जी ध्यान रखना आप अपना, आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो आप भी रज्जू के साथ आ जाना। रज्जू के बिना तो घर सूना सूना लगेगा। अब सरस्वती अपने घर आ गई और घर की सारी जिम्मेदारी भी उस पर आ गई। एक दिन वो कपड़े धोकर छत पर सुखाने जाती है। बाल्टी में से टपकता पानी सीढ़ियों को गीला कर देता है और नीचे उतरते समय रज्जू की सास यानी कि सरस्वती देवी का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। ओह, अरे मेरी माँ मर गई, मेरा पैर तो गया। लेकिन घर में कोई नहीं था। सरस्वती जैसे तैसे अपने आप को संभालती जाकर कुर्सी पर बैठती है। वो अपनी बहू के बारे में सोचती है, अगर रज्जू होती तो मुझे संभाल लेती और घर भी संभाल लेती। अब घर के काम कौन करेगा? मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊं? बहुत दर्द हो रहा है। जब राम और श्याम घर आते हैं तो अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर सरस्वती के पैर पर पट्टी बांधता है और उसे आराम करने की सलाह देता है। राम कहता है, माँ आप बस आराम करो, मैं रज्जू को खबर कर देता हूँ, वो कल ही यहाँ आ जाएगी। अरे रहने देना बेटा, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन में वो खुद ही आ जाएगी, उसे परेशान मत कर। माँ अब हमें श्याम की भी शादी कर देनी चाहिए, कभी घर में कोई ऐसी परेशानी आती है तो कोई तो होगा घर संभालने वाला। आप और रज्जू की घर के काम काज में मदद भी हो जाएगी। कुछ समय बाद श्याम की शादी
सीमा से हो गई। लेकिन सीमा ने तो आते ही घर में क्लेश शुरू कर दिया। वो छोटी छोटी बातों पर लड़ती और उसे देखकर रज्जू का भी बर्ताव बदल गया। एक दिन सीमा सुबह उठने में लेट हो गई और रज्जू ने नाश्ता बना दिया। सभी अपने अपने काम पर चले गए। जैसे ही सीमा अपने कमरे से आई तो रज्जू ने कहा, तुम साफ सफाई कर लो, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। रज्जू की बात सुनते ही सीमा आग बबूला हो गई और कहने लगी, आज मैं उठने में लेट क्या हो गई? आप मुझ पर हुक्म चलाने लगी। मुझसे कोई इस तरह से बात करी है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे सीमा, ये किस तरह की बात कर रही हो तुम मुझसे? मैंने कोई हुक्म नहीं दिया तुम्हें। मैं तो बस काम को जल्दी खत्म करने की बात कर रही हूँ। उन दोनों की नोक झोंक सुनकर सरस्वती बाहर आ जाती है और दोनों को समझाती है। शाम को सब एक साथ खाना खाने लगे। लेकिन खाने के बाद जब सब अपने कमरे में चले जाते हैं और खाने की टेबल पर थाली यूं ही छोड़ देते हैं, सरस्वती को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, तुम सब खाना खाकर चले गए, अब ये बर्तन कौन उठाकर रखेगा? मेरे लिए छोड़कर गई हो सारा काम। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? अब दोनों बहुएं एक दूसरे के ऊपर बात टालते हुए फिर लड़ने लगी। ये देख सरस्वती परेशान हो गई। उसने दोनों को डांटा और उन्हें अपने कमरे में भेज दिया। सरस्वती ने जूठे बर्तन धोए। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा। अब दोनों सास की नजरों में एक दूसरे को गिराने में लग गई। माँ जी, जब भाभी फोन पर बात कर रही थी ना, तो कह रही थी मैं अपने मायके चली जाऊंगी तो देखते हैं कि कौन काम करता है, और ये हम सबकी बुराई कर रही थी वो। बहू, किसी की बात चुपके से सुनना गलत है ना? तुम आज के बाद ऐसा मत करना। अब तुम जाओ, मैं रज्जू को समझा दूंगी। सरस्वती ने रज्जू से बात करके उसे समझा दिया, लेकिन रज्जू को अपनी देवरानी पर बहुत गुस्सा आया। अब वो भी सीमा की चुगली अपनी सास से करने लगी। अगले दिन रज्जू अपनी सास के कमरे में जाती है और कहती है, मैंने सीमा को बात करते सुना था। वो देवर जी से कह रही थी कि अगर हम लोग अलग कहीं रहे तो हम ज्यादा खुश रहेंगे, रोज रोज की लड़ाइयों से भी बचेंगे। सरस्वती को इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जब दोनों बहुओं को लगा कि सरस्वती उनकी बातों में नहीं आने वाली, तो उन्होंने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से एक दूसरे की चुगली करना शुरू कर दिया। जब सरस्वती को ये बात पता चली तो उसने इनकी लड़ाई को शांत करने का उपाय निकाला। रज्जो, सीमा, यहाँ आओ दोनों। दोनों अपनी सास के पास आती हैं। कल मैं घर में हवन करवा रही हूँ, तुम पड़ोसियों और रिश्तेदारों को आने के लिए कह दो और हवन की सारी तैयारी कर लो। हवन का दिन आ गया। पंडित जी रामायण का पाठ करने लगे। माता सीता से महान कोई पत्नी नहीं, उन्होंने अपने पति के लिए सारे राजपाट सुख सुविधाएं त्याग दी। अगर कोई पत्नी अपने पति को परिवार से अलग होने को कहती है तो वो पाप की भागीदार होती है, और बेटों को भी मां से अलग नहीं होना चाहिए। सीमा पंडित जी की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। ऐसे ही रामायण का पाठ अंतिम सीमा पर आ गया, जिसमें विभीषण के बारे में बताया गया था। अगर विभीषण अपने भाई का भेद न देता तो रावण का विनाश नामुमकिन था। पूजा खत्म होते ही सीमा बोल पड़ी, तभी तो मैं कहती हूँ परिवार में आपसी प्रेम होना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरी सुनता कौन है इस घर में? आपसी प्रेम की बात कौन कर रहा है, जिसने घर में आती ही लड़ाइयां शुरू करवा दी? दोनों में फिर से नोक झोंक शुरू हो गई। सरस्वती दोनों को चुप कराते हुए बोली, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, पड़ोसी क्या कहेंगे, सब सुन रहे हैं तुम्हारी बातें। तभी उनमें से एक पड़ोसन बोलती है, सरस्वती बहन, क्यों चुप करवा रही हो अपनी बहुओं को? हमें तो इनके बारे में सब कुछ पता है। ये दोनों हमारे घर आकर एक दूसरे की चुगली करती है। तुम्हारे घर की हर छोटी से छोटी चीज पता है हमें। आंटी जी, हमने अपना समझ के आपको कुछ बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबके सामने हमारी सास से हमारी शिकायत करेंगी। आप तो सबसे बड़ी चुगलखोर हो। सीमा की बात सुनकर सभी पड़ोसन उन्हें बुरा भला कहने लगी। उनकी बातें सुनकर दोनों बहुएं सबके सामने बहुत शर्मिंदा हुई। जब सब उनके घर चले गए तो सरस्वती ने अपनी बहुओं से कहा,
अब तुम दोनों को तो बहुत खुशी होगी कि सारे मोहल्ले की औरतें हमारे ही घर में खड़ी होकर हमें ही सुनाकर चली गई। हमें काफी साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन आज तक किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमसे ऊंची आवाज में भी बोल पाए। लेकिन आज तुम दोनों की वजह से ये सब हमारी बुराई कर रहे हैं। तुम दोनों ने ये सब अच्छा नहीं किया। सीमा, तुम्हारे इस घर में आने से पहले हम सब बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन ये सब लड़ाइयाँ तुम्हारे आने के बाद शुरू हुई है। आज के बाद तुमने घर में किसी से भी झगड़ा किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा, समझी तुम? ये बात सुनकर सीमा रोने लगी और सबसे माफी मांगने लगी। पंडित जी भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने सबको शांत करवाया। कृपया आप सभी शांत हो जाइए, गुस्से से तो बात और बिगड़ जाएगी। अगर आप दोनों बहुएं मिलकर रहती, घर की बात घर में रखती, तो कोई आपसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। आज आपको इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा। औरत ही तो होती है जो मकान को घर बनाती है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप दोनों प्यार से रहो। आपके पड़ोसी और रिश्तेदार अपने आप चुप हो जाएंगे। पंडित जी की बात दोनों बहुओं की समझ में आ गई। अब दोनों प्यार से रहने लगी। इसी तरह समय बीत गया। अब पड़ोस की औरतें उनके प्यार की मिसालें देने लगी। दोस्त होना भी जरूरी है। यार राहुल, कैसे हो? चलो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ ठीक है, कहाँ चलेंगे? कहीं पहाड़ों पर? अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं बस की टिकट बुक करवा देता हूँ और अच्छा सा होटल भी देख लेता हूँ। ठीक है भाई, लेकिन जल्दी करो। लाइफ में इतना स्ट्रेस हो गया है कि कुछ दिन का रेस्ट तो बहुत जरूरी बन गया है। राज का शाम को फोन आता है राहुल के पास। राहुल, मैंने टिकट बुक करवा दिया है। आज शाम की ही बस है, जल्दी से सामान पैक कर लो। ठीक है, सामान तो मैंने पहले ही पैक कर लिया है। अब तो बस शाम का इंतजार है, जब हम बस पकड़ेंगे और निकल पड़ेंगे धर्मशाला की ओर। शाम को दोनों दोस्त बस स्टॉप पर मिलते हैं और फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं शिमला की ओर। सुबह होते होते ये दोनों दोस्त शिमला पहुँच गए, जहाँ ये होटल पहुँचे और वहाँ से निकल पड़े पहाड़ों पर घूमने। राज, यहाँ पहाड़ों पर कितना सुकून है ना। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पहाड़ ही है और घूमने आए लोग भी यहाँ कितनी मस्ती कर रहे हैं। हाँ भाई, ये तो है। चलो कुछ खा ले। दोनों एक रेस्टोरेंट पे पहुँच गए। वहाँ इनकी रेस्टोरेंट चलाने वाले लड़के से दोस्ती हो गई, जिसका नाम जितेंद्र था। जितेंद्र, तुम यहाँ कब से हो और रेस्टोरेंट खोलने का प्लान कैसे बनाया? अरे भाइयों, मैं तो यहीं का हूँ। बस बाहर कुछ साल के लिए गया था नौकरी करने, पर फिर लौट आया और अपने यहाँ ही रेस्टोरेंट खोल लिया। पिछले 6 साल से यहीं पर हूँ। अरे लेकिन जितेंद्र, एक बात तो बताओ, रेस्टोरेंट ही क्यों? कुछ और काम क्यों नहीं? अरे भैया, अपना तो ये मानना है कि आदमी दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन उसे भूख तो लगेगी ही, और इसके लिए उसे खाना तो चाहिए ही। यानी ये धंधा कभी मंदा नहीं पड़ता, इसलिए ये काम शुरू किया था। लेकिन इस काम में क्या मुनाफा भी होता है या फिर बस ऐसे ही काम चल रहा है शौकियाना तौर पर? अरे क्यों नहीं भैया, काम तो हो ही रहा है और मुनाफा नहीं होता तो ये 10 लोगों का स्टाफ कैसे रख लेता। वैसे आप भी क्यों नहीं इस बिजनेस में हाथ आजमाते हो? हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ यहाँ घूमने आए हैं और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। अरे पैसों की चिंता क्यों करते हो? सिर्फ 5 लाख रुपए लगा कर भी आप काम शुरू कर सकते हो। अच्छा, वो कैसे? अरे आप रेस्टोरेंट में मेरे पार्टनर बन जाइए, जो मुनाफा होगा वो आधा आधा बांट लेंगे। राज को ये सुनकर अच्छा तो लगा, लेकिन राहुल को इस ऑफर में कुछ दिक्कत लगी। उसने कोने में ले जाकर राज को समझाना शुरू किया। अरे राज, पागल मत बन, हम सिर्फ यहाँ घूमने आए हैं। ये ऑफर के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? कुछ काम शुरू ही करना होगा तो दिल्ली में शुरू करेंगे, यहाँ शिमला में क्यों? अरे बेवकूफ, दिल्ली में 5 लाख रुपए में कौन सा काम शुरू करेंगे? यहाँ शिमला में इतने कम पैसों में काम शुरू कर लेंगे और 1 साल में मुनाफा लेकर वापस भी चले जाएंगे। ओहो, अरे भाई, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं इस बिजनेस में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। याद रखो, हम यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं, कोई बिजनेस करने नहीं। और इस जितेंद्र पर वैसे भी मुझे ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा है। अरे तुम्हारी यही तो दिक्कत है, तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं होता, लेकिन मुझे तो है। मुझे पता है कि इतने कम पैसों में मुझे जितेंद्र अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा है। अरे लेकिन क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद जितेंद्र तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाएगा? अरे मुझे तो है, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे सिर्फ ये पता है कि जितेंद्र मेरे बारे में ज्यादा ना जानते हुए भी मुझ पर कितना भरोसा कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि इसके पीछे उसकी मंशा ठीक नहीं है।
बाकी तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। मैं तो आज शाम की ही बस से वापस जा रहा हूँ। ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन याद रखना कि आज के बाद मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना। राहुल गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी ओर राज और जितेंद्र साथ में मिलकर काम करने लगे। राज ने अपने घर से 5 लाख रुपए ये कहकर लिए कि जल्द ही वो 2 गुने पैसे कमाकर 6 महीनों में लौटा देगा। कुछ दिनों बाद, भाई जितेंद्र, तुमने 5 लाख रुपए तो ले लिया है, लेकिन काम में बहुत तेजी नहीं दिख रही है। अरे भाई, काम में थोड़ा समय लगता है, चिंता मत करो यार। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पैसों का तो कुछ हिसाब दो। कहाँ लगाया है तुमने? अरे बड़े आए पैसों का हिसाब मांगने वाले। वो तो शुक्र मनाओ कि इतने कम पैसों में मैंने तुम्हें काम पर रख लिया है। क्या कहा? तुमने मुझे काम पर रखा है? अरे मैं तो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हूँ। बड़ा आया पार्टनर बनने वाला। औकात देखिए अपनी, 5 लाख में रेस्टोरेंट खरीद लिया है क्या? ऐसा है तो मेरे पैसे वापस करो, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। अरे पैसे कैसे, वो सब तो काम में लग गए। अब तुम्हें वापस जाना है तो चले जाओ, कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। राज को अपने साथ होने वाले धोखे का एहसास हो चुका था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त राहुल की याद सताने लगी, जिसने पहले ही आगाह कर दिया था कि इस बिजनेस में धोखा है, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। राज को अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। जितेंद्र भाई, मेरे पैसे वापस कर दो ताकि मैं लौट जाऊं। मुझे अब तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना भाई। ये सुनते ही जितेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ राज पर टूट पड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। राज बेहोश हो चुका था। जब उसने आंख खोली तो उसे अपने सामने पूरा परिवार, पुराना दोस्त राहुल भी दिखा। सभी को देखकर राज की आंख में आंसू आ गए। राहुल, मुझे माफ कर दो। अगर समय रहता मैं तुम्हारी बात मान लेता तो आज शायद ये दिन न देखना पड़ता। अरे शुक्र मनाओ कि जान बच गई। वो तो भला हो एक आदमी का जिसने मुझे फोन कर दिया था, तभी तुम्हारी जान बच सकी। मुझे माफ कर दे दोस्त, तेरी सलाह ना मानकर मैंने बड़ी भूल की है। अरे अरे भाई, मेरे हाथ मत जोड़ो। बस ध्यान रखना कि अच्छा दोस्त आपको हमेशा अच्छी सलाह देता है, इसलिए दोस्तों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए।